आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? गुड मॉर्निंग राम राम जी, सभी का स्वागत है। मैं बढ़िया हूँ जी, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? बताएं, तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की? अभी तक सारी क्लासेस आपने अच्छे से लगा ली है, नहीं लगाई हैं? ये कोर्स आपका काफी लंबा चौड़ा कोर्स बना है। करीब करीब ये मान के चलिए आज तक का सबसे बड़े कोर्सेज में से एक रहेगा ये। करीब करीब 90 घंटे से ऊपर जहाँ तक ये जा सकता है, 90 घंटे आप मान के चल सकते हैं अंदाजा। चलो शुरू करते हैं जी। डाउट्स के लिए आपके पास क्वेश्चन टैब है, डाउट्स के लिए आपके पास आस्क का डाउट फीचर है अकेडमी का, आप कहीं से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पूरा प्रोसीजर आपके सामने है। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार है। आपका बर्थडे है आज, वेरी हैप्पी बर्थडे मोइन। अच्छे से बर्थडे मनाएं अपना, सेफली मनाएं, बाहर ना जाए, पार्टी घर के अंदर करें अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, और बस खुश रहें, आबाद रहें, और यहाँ रहे चाहे गाजियाबाद रहे, कहीं भी रहें, आराम से बढ़िया से खुश रहें आप। चलो शुरू करते हैं जी कहानी आज की। ठीक है दोस्तों, देखिए पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में पढ़ाया था, और वो बुद्धिज्म जैनिज्म में हमने बुद्धिज्म तो कंप्लीट कर लिया था। जैनिज्म में थोड़ा सा पोर्शन अपना बचा था, वो पोर्शन जो है हम यहाँ पे उठाने वाले हैं आज। बारिश नहीं रुक रही, बहुत बढ़िया। बारिश रुक जानी चाहिए भाई, कल मैं वॉक पे नहीं गया इस वजह से, बारिश को रोक दो। चलो जैनिज्म की हम बात कर रहे थे। जैनिज्म का बेसिक पोर्शन हमने पूरा कवर कर लिया था। एक बार आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, सब हमने पूरा कर लिया था। यहाँ से इस पोर्शन की हम बात करने वाले हैं, ये हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है जैन काउंसिल, हम इसकी स्टडी करेंगे। पेपर यहाँ से सवाल काफी बार पूछ चुका है। ठीक है जी, चलो मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, कंटेंट जो है इंग्लिश में ही रहेगा। देखिए एक बात मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो बुरा मत मानिएगा, मैं आप मतलब एक अपना मान के मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा जिस पेपर में आप जा रहे हो बैठने, वो पेपर मांगता है अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी से पीछे हटके अपना पहली बार में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये बात क्या है कि मतलब पता नहीं बच्चे क्यों नहीं समझते कि कंफर्ट जोन में रह के सिलेक्शन नहीं होता है। मैं जानता हूँ ये अंग्रेजी लिखी हुई है जो आपको नहीं पसंद है, आपने नहीं पढ़ी है, बट मुझे बताओ पेपर में क्या करोगे? जब पेपर में जो है अंकित भाई ऐसी बात बिल्कुल ना लिखें आप यहाँ पे। पेपर में मुझे बताएं आप क्या करेंगे? पेपर में आपको अंग्रेजी का पेपर देना होगा ना, 25 क्वेश्चन का प्री में, और 200 ये 50 नंबर ये बनेंगे, 200 नंबर ये बनेंगे मेंस में, है ना? तो समझिए थोड़ा सा कि अपनी तरफ से एफर्ट मारे, ऐसे पीछे ना हटे। अभी तो इसमें टीयर 3 मैंने नहीं जोड़ा, टीयर 3 भी अपना इसमें काउंट होता है अभी। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? पूरे तरीके फोकस करें स्क्रीन पर। अच्छा, जो भी मैं जिसे कहता हूँ मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन है, मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करता आप लोगों से कि आप अपनी तरफ से उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट करें, हाँ या ना के अलावा। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी टिप्पणी ना लिखें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म के नोट्स नहीं बनाए गया, नहीं नोट्स आपको मैंने कल बना के दिए हैं, बस आप वो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं जी आगे। देखिए आपको शायद याद होगा महावीर स्वामी ने क्या करा था, 11 गणधर चुने थे। अब पूरे तरीके आप इधर फोकस करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। जिनमें से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और माना जाता है कि जब वो महावीर जिंदा थे तब उनमें से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और सिर्फ आर्य सुधर्मन नाम के जो व्यक्ति हैं यही बचे थे, शायद आपको याद होगा। तो जब मृत्यु हुई तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, भाई आगे किस तरीके चलाना है। तो माना जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जैनिज्म की, क्योंकि यही जाके आप कहेंगे चेयरमैन बनेंगे जब आगे कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कोई डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि यही एकमात्र बचे हुए थे। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या कि धर्म का प्रचार चल रहा है। महावीर स्वामी जो है, इनकी डेथ हो गई। कल आपको बताया था मैंने 468 बीसी में, और ये कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी डेथ हो गई। सब चीजें सही चल रही हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है, सब चीजें स्मूथली चल रही हैं। अब आगे जब समय आगे बीतता है, एक समय आता है जब 300 बीसी आ जाता है, यानी महावीर स्वामी की डेथ को भी 150 साल हो चुके हैं। तो क्या उस समय आर्य सुधर्मन या फिर महावीर स्वामी, ये इनमें से कोई भी जिंदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उस समय 300 बीसी के आसपास जैन धर्म के दो बहुत बड़े फॉलोअर्स माने जाते थे। जैन धर्म को, जैनिज्म के दो बहुत बड़े फॉलोअर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। एक तो थे स्थूलभद्र, एक थे भद्र बाहु। अब आप कहेंगे सर ये कैसे फॉलोअर हो सकते हैं, ये तो उस समय जिंदा भी नहीं थे जब महावीर स्वामी थे। बिल्कुल हो सकते हैं फॉलोअर। आप अपने धर्म को नहीं मानते क्या? आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम में से किसी के भी जो देवी देवता, ऊपर वाला अल्लाह जो भी है, कोई भी जीवित नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं। तो इसी तरीके ये भी महावीर स्वामी जी की जो ज्ञान की बातें उन्हें माना करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो है, दो बहुत बड़े फॉलोअर्स है, एक साथ ही रहा करते थे, और ये बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को गाइड करा करते थे। अब होता क्या है, थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ये मगध वाले इलाके में थे, और मगध में पड़ जाता है अचानक सूखा, मगध में आ जाता है एक ड्रॉट। ऐसा माना जाता है कि मगध में
ड्रॉट आ जाता है, जिससे तबाही हो जाती है, बहुत लोगों की मृत्यु होती है। अब सोच के देखिए, अगर कोई भी जैन धर्म को मान रहा है और उस इंसान की, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, तो वो जो है ऑब्वियसली इन्हें भी टेंशन देने वाला काम होगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर इनका कोई भी फॉलोवर या इनका कोई भी फॉलोवर या इनका कोई भी फॉलोवर मरता है, तो इन्हें उस बात से दुःख होगा। अब यहाँ पर सवाल उठ गया कि हमें क्या यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए? देखिए, आज के ज़माने में तो बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये है कि अगर कोई इलाका जो है तबाह हो गया, तो अगर आपको जीवित रहना है, तो आपको वहाँ से अपने आप को डिस्प्लेस करके किसी नई जगह पे जाना होगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी, आपको कोई सुख-सुविधा दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो है, यहाँ पर इनके बीच में थोड़ा-सा डिस्प्यूट आ जाता है। डिस्प्यूट कहें या सोच का फ़र्क कहें, जैसा भी आप कहना चाहें। तो भद्रबाहु जो है, ये स्थूलभद्र से कहते हैं कि हमें जो है यहाँ से जाना चाहिए और सेफ जगह पे जाना चाहिए। स्थूलभद्र मना करते हैं और यहाँ पर फिर एक तरीके से जैन जो है, तो जैनिज़्म जो है 2 धर्म में, 2 अलग-अलग छोटे हिस्सों में टूट जाता है। भद्रबाहु जो है, अपने फॉलोअर्स को लेके चले जाते हैं कर्नाटक। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? चले जाते हैं कर्नाटक और जो स्थूलभद्र है, ये अपने फॉलोअर्स को रोक लेते हैं कहाँ पर? मगध में। समझ गए जी? ये पेपर का सवाल बनता है जी, पहले ही बता रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसलिए कल नहीं पढ़ाया था, जिससे फ्रेश माइंड से आप समझ सको। तो स्थूलभद्र जो है, वो अपने फॉलोअर्स के साथ रुक जाते हैं मगध में, लेकिन भद्रबाहु जो है, अपने फॉलोअर्स के साथ चले जाते हैं कर्नाटक में। लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि ऐसे हवा में तो नहीं हो सकता। इसके लिए प्रॉपर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग को ऑफिशियली बोला जाता है फर्स्ट जैन काउंसिल। फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई गई थी और इस फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर बहुत सारे काम हुए थे, जिसमें एक ये भी काम था। 300 बीसी के अंदर ये मीटिंग हुई थी। पाटलिपुत्र, आप जानते हैं, पटना वाला इलाका मगध में पड़ता है। स्थूलभद्र इसके चेयरमैन थे। अब सर स्थूलभद्र ही क्यों बने, भद्रबाहु क्यों नहीं बने? क्योंकि भले ही इनकी सोच में हल्का सा आपस में आप कहेंगे विचार ना मिलते हो, बट ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कि ये बनेगा वो बनेगा। अल्टीमेटली ये धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चेयरमैन बने। ठीक है जी, आपसे पेपर क्या पूछेगा? फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन चेयरमैन था और कौन उस समय रूलर था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उस समय वहां के रूलर थे। ठीक है जी, ये वहां के रूलर थे। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। अब ये पेपर आपसे पूछता है कि अंग जो है, ये आपने सुना होगा, पेपर स्पेशल क्लास में कई बार कराता हूँ, अगमा या फिर अंग, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करा जाता है। ये जो है कौन से धर्म से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं जैन धर्म से, जैनिज्म से। याद है त्रिपिटक हमने पढ़े थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जैसे ही हिंदू धर्म के हम वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ऐसे जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, उन्हें हम अंग या अगमा के नाम से जानते हैं। ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। होली बुक्स है जैनिज्म की। ठीक है, अब अंग है तो उनके उपअंग भी हो सकते हैं, जैसे वेद के उपवेद होते हैं, जैसे किताब के चैप्टर होते हैं। तो यहाँ पर अंग से छोटी चीज हो गई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को ध्यान रखना है, जो अंग है वो जैनिज्म से जुड़ी हुई चीज है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आजीविका जो है बेटा, अपने आप में एक अलग ही कम्युनिटी है, वो इनमें से किसी से मैच नहीं करता। अभिषेक को जो है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इनके बेटे जो है माना करते थे। ये अभी आपको आगे चल के बताया जाएगा। ठीक है जी, चलो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहला जैन काउंसिल आप समझ गए। जो बातें यहाँ पे नहीं लिखी है, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ अगले पेज पे। फर्स्ट जैन काउंसिल, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल, जैनिज्म जो है, उसमें 2 तरीके के लोग हुए। एक तो वो हुए जो स्थूलभद्र की बात को मानते थे, उन्हें कहा गया श्वेतांबर जैन। एक वो जो भद्रबाहु की बात को मानते थे, वो थे दिगंबर जैन। श्वेतांबर एस से स्टार्ट होता है, स्थूलभद्र भी एस से स्टार्ट होता है। और अगर आप नाम देखते हैं, तो नाम में आपको स्टूल जैसी फीलिंग भी आती होगी कि कोई स्टूल है जिस पे कोई बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे बस कह रहा हूँ मैं। इससे फायदा ये होगा, इससे आप समझ जाओगे कि ये वो लोग हैं जो कि मगध में ही रुक गए थे, जो कहीं गए नहीं थे, क्योंकि बैठ गए थे वहां पे। ये याद करने के छोटे छोटे तरीके होते हैं। और दिगंबर जैन जो है, ये वो लोग हैं जो भद्रबाहु की बात को माने थे, और ये चले गए थे श्रवण बेगोला। श्रवण बेगोला, ये पेपर का सवाल है जी आपका। श्रवण बेगोला किससे जुड़ा है, कहाँ है? ये बहुत बार पूछा जाता है, श्रवण बेगोला, और ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप बात को? STH आता है, स्थूल आता है, थ की आवाज है। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 तरीके के जैन हमने अभी यहाँ पर देखे हैं। अगर आप इस डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझते हैं। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म के अंदर अगर मैं 2 हिस्से बनाता हूँ, तो यहाँ पर आप पूरी कहानी लिखी हुई है, बस यहाँ पे फेमाइन उसकी जगह लिखा है, मौर्य लिखा है, सारी बातें लिखी है। मुद्दे की बात आपको मैं समझा देता हूँ। जो स्थूलभद्र है, समझने की कोशिश करते हैं, ये नॉर्थ में ही रुके रहे, और इन्होंने अपने जो फॉलोअर ने व्हाइट गारमेंट्स पहनने को कहा। यानी श्वेत का मतलब होता है सफेद, अंबर का मतलब होता है कपड़े, यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं जैन, वो श्वेतांबर जैन कहलाते हैं, और ये श्वेतांबर नाम आपका यहाँ से बन गया। ठीक है जी, दिगंबर जैन वो होते हैं
जो भद्रबाहु को फॉलो करके चले गए थे कहाँ पर, कोई बता सकता है? ये चले गए थे कर्नाटक के श्रवणबेगोला, और ये वो होते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, यानी जो कंप्लीटली जो न्यूड रहते हैं। ये जो जैन होते हैं, ये दिगंबर जैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी निर्वस्त्र रहते हैं ये लोग, ठीक है जी। भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो तरीके के मैंने दो लोग बताए, दो अलग-अलग मैंने आपको जैन धर्म के हिस्से बताए, दिगंबर, श्वेतांबर। जो बातें यहाँ नहीं लिखी, जैसे कर्नाटक वाली बात नहीं लिखी या फिर श्रवणबेगोला नहीं लिखा, वो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? अब क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये खुद भी जो है फॉलोवर थे भद्रबाहु के। अब ये देखो कमाल की बात, कैसे शासक महान बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि खुद ही भद्रबाहु के फॉलोवर थे, तो ये भी अपना राजपाट छोड़ के अपने बेटे को देके खुद भी चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ, और अपना जीवन जो है संलेखन में बिताते हैं, यानी संलेखन से इनकी मृत्यु होती है। अब ये संलेखन क्या है, आपको अगले पेज पे बताता हूँ। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये फॉलोवर थे ऑफ भद्रबाहु, तो इसकी वजह से ये चले जाएंगे कहां पर, ये भी चले जाएंगे श्रवणबेगोला। और जाने से पहले सारा का सारा अपना राजपाट जो है वो अपने बेटे को दे जाएंगे। इनके बेटे का जो नाम था वो था बिंदुसार। अपने बेटे को कहेंगे कि तुम सब कुछ संभालो, मैं जा रहा हूँ अपने जीवन का जो आखिरी क्षण है उसे जीने अपना, ऊपर वाले की कामना में। और ये सब कुछ छोड़ के जो श्रवणबेगोला चले जाते हैं, और फाइनली माना जाता है जो इनकी डेथ है वो हो जाती है 298 बीसी में। और किस वजह से होती है? संलेखन। संलेखन को हम संथारा भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी, मैं आपको समझाता हूँ। फास्ट अनटू डेथ, ये तो लिख दिया मैंने, अब समझाता हूँ। देखिए, ये सभी धर्मों की कॉमन चीज है, तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में ही है, बहुत सारे धर्मों में ऐसा होता है कि जब जीवन का आखिरी पड़ाव होता है, जब आपको लगता है आप जीवन जी चुके हो पूरे तरीके, अच्छा बुरा आपने सब देख लिया है, तो आप ऊपर वाले की जो है पूजा पाठ में लग जाते हैं। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब आप इस जीवन को छोड़ना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे आप खाना पीना सब बंद कर देते हो, किसी से बात करना बंद कर देते हो, सब चीजें बंद कर देते हो, बिल्कुल अविनीश। और एक समय आता है, क्योंकि देखिए बायोलॉजी कहती है कि अगर आपकी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो आपके पास एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो उस तरीके की डेथ को हम संलेखन बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सही है गलत है, इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिकॉज देखिए फेथ एसोसिएटेड बातें हैं। हर धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही गलत लग सकती हैं, बट देखिए कोई पुश थोड़ी कर रहा है किसी को, ये तो सबका अपना जीवन है, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, मतलब जिसे जैसे जीना है वैसे जिए, जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना, है ना। तो इस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा कि सही है गलत है, ये आपकी सोच, और है ना, समझ पा रहे हैं बात को। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को पूरे तरीके से समझ चुके हैं। और ये बात है 300 बीसी की, यानी आज से करीब करीब आप मान सकते हैं 2400 साल पहले, 2300 साल पहले की बात है, ठीक है। चलिए आगे। एक लोग कह सकते हैं, लेकिन कंपेयर ना करें तो अच्छा, बिकॉज दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। कह सकते हैं प्रफुल्ल, बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो हमने पढ़ी पहली जैन काउंसिल। अब दूसरी जैन काउंसिल जो हुई थी, ये भी पेपर आपसे पूछता है, ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में। अगर आपने पिछली बार कोर्स लगाया तो भी मैंने आपको यही कहा होगा कि इसके रूलर की कोई डिटेल नहीं है, और आपको शायद ही किसी किताब में डिटेल मिले, क्योंकि एक्चुअल में इसकी कोई डिटेल नहीं है, मतलब नहीं पता उस समय कौन रूलर हुआ करता होगा, शायद कोई इतना महान नहीं होगा जिसका नाम लिख दिया जाए। बाकी जो भी रीजन रहे होंगे, ये सेकंड जैन काउंसिल है, और ये हुई है एडी में, याद रखेंगे, आफ्टर डेथ, यानी अभी जो अपना 2022 चल रहा है उसके हिसाब से 512, यानी आज से करीब 1500 साल पहले हुई है, वल्लभी नाम की जगह पे, गुजरात के अंदर, ठीक है जी। ये आप ध्यान रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग यहाँ पर हुए, यानी जो बातें हैं जैन धर्म की वो लिख दी गई हैं, जिससे कि आगे तक वो पहुंच सके, लंबे समय तक वो आगे तक चल सके, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं। बाकी हाँ, ये जरूर ध्यान रख सकते हैं आप, देवर्धी जो है ये थे उस समय के चेयरमैन। चले जी आगे। जैसे ये भी धार्मिक चीजें ही हैं, एकलव्य जैन धर्म से जुड़ी कुछ चीजें हैं। चलें दोस्तों आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। चलो जी। ये भी मैंने मेंशन कर दिया था, पिछली बार वाले नोट्स में भी लिखा होगा कि प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। ये पेपर आपसे सवाल पूछता है। देखिए, पाली भाषा जो है बुद्धिज्म से जुड़ी है, प्राकृत जो है वो जुड़ी है जैनिज्म से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राकृत भाषा जो है उसके अंदर लिखे गए थे ये जो सेक्रेड टेक्स्ट जिसे अंग बोलते हैं, ये वल्लभी में लिखे गए थे। पेपर का सवाल है जी, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहाँ पे लिखे गए थे वल्लभी, कहाँ पर है और क्या हुआ था, कौन सी भाषा में, सब आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए। चले जी आगे। ये आपके 2 धर्म मैंने पैक करा दिए हैं, किसी को यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा मैंने आपका कवर करा दिया, यानी हम अभी तक कवर कर चुके हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, और अब हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे इलाके की जो कि आगे चल के बहुत ही बड़े इलाके में फैलेगा, जिसका नाम है मगध। हम 12 के 12 जो हमारे 16 के 16 जो अपने महाजनपद है उसमें सिर्फ एक ही पढ़ाई करते हैं, वो है मगध, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। मगध समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सटीक बातें करेंगे, घुमाई फिराई हुई कोई बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है जी।
नहीं, दोनों ही फैले हुए हैं। जैनिज़्म भी काफ़ी लोग मानते हैं, बुद्धिज़्म भी काफ़ी लोग मानते हैं। चलो, मगध की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मगध एक छोटा-सा इलाका था, आपको याद होगा और वो जो है बिहार वाले इलाके में आपको देखने को मिलता था, ठीक है? देखिए, पीडीएफ में इस तरीके आपके लिए बना रहा हूँ कि आपको लिखना ना पड़े, फिर भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मतलब मुझे दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से आपको एक एडिशनल चीज़ दी है। आपको लगता नहीं मैं खुद नोट्स बना के ज़्यादा खुश हूँ, तो खुद बनाएँ। मेरी तरफ से आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है? चलो, अब फ़ोकस करें पूरे तरीके। 1 मिनट रुकिए। हुँ, हुँ। अम अभिषेक बेटा, ऐसा काम ना करें देखिए, है ना? आपका जो है करियर बहुत पास है, आपके पेपर बहुत पास है, ऐसा काम ना करें, है ना? बेटा मेरे को एक बटन दबाना होगा, लेकिन उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा काम ना करें। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सुना जाएगा यहाँ पर, ठीक है? चलो। मगध की बात हम कर लेते हैं। देखिए, आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने बड़े हैं, फिर भी आप कभी-कभार आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब बचकानी हरकतें लगती हैं और उल्टा आप तो प्लस में यहाँ पैसे दे के, घर वालों से पैसे लेके, यहाँ पर आके सीख रहे हैं, 3 महीने बाद आपका पेपर है, तब भी कैसी नासमझियाँ कर रहे हैं आप लोग। मगध की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। देखिए, मगध जो है एक छोटा-सा इलाके में हुआ करता था और माना जाता है जो पहले इसके शासक बने, जिन्हें हम शासक कह सकते हैं कि हाँ, जिन्होंने मगध को जो है मगध का रूप दिया, वो थे एक इंसान जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। ये पहले इंसान बने जो कि माना जाएगा जिन्होंने मगध को एक्सपैंड करा, नहीं मगध को मगध का रूप दिया इन्होंने। ये है फर्स्ट रूलर और क्योंकि इनकी डायनेस्टी का नाम हर्यंक डायनेस्टी थी। नहीं, ये बिंबिसार है, सोनी वो अलग है, वो बिंदुसार है। ये हर्यंक डायनेस्टी के थे। तो पेपर यहाँ से आपसे काफ़ी बार सवाल पूछ चुका है कि पहली डायनेस्टी कौन-सी थी? पहली डायनेस्टी मगध की थी, हर्यंक डायनेस्टी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और पहले रूलर का जो नाम था वो था बिंबिसार। पेपर आपसे सवाल पूछता है, बार-बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना इंपॉर्टेंट अशोका वाला हिस्सा है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये डेटा है कि मगध की पहली डायनेस्टी बताओ, इस डायनेस्टी का पहला रूलर बताओ और मगध का पहला रूलर बताओ। ये सब पूछा जा सकता है। इन्हीं को आप फाउंडर भी कह सकते हैं। कुछ किताबों में फाउंडर अमिया इनकी जगह कोई और लिखा जाता है, बट जनरली फाउंडर के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? मगध जो है उसकी शुरुआत जो है वो बिंबिसार के शासन से होती है, समझने की कोशिश करते हैं और इस समय जो कैपिटल हुआ करती थी मगध की, ओके, जरा कैपिटल वाला पोर्शन तो मैंने आपको दे दिया है, तो कैपिटल आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं बेटा। मैं आपको कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिंक बना के यहाँ पे देता रहता हूँ। इस समय इन्होंने जो अपने किंगडम की शुरुआत करी, उसमें इन्होंने अपनी कैपिटल को जो है वो रखा राजगृह। राजगृह नाम की जगह पे जो है इन्होंने अपनी कैपिटल को रखा। ठीक है जी, बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है एकलव्य। देखिए, आपको समझना होगा ये जो बात है, ये आज से 2300 साल पुरानी बात है, तो हर चीज कोई लिख कर नहीं गया। इनफैक्ट आपको भी गुप्ता वंश के बारे में पढ़ेंगे ना, तो गुप्ता वंश के जो फाउंडर है वो भी कहीं नहीं लिखे हुए, वो भी हम बस मान लेते हैं कि शायद श्रीगुप्त रहे हों। तो वो तो इससे भी बहुत बात की बात है, तो हर हर डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बता रहा है, मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता कौन थे। ठीक है? कैपिटल जो है वो इसकी थी राजगृह, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एम्पायर बनाने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे जी? ये एम्पायर बनाने जा रहे हैं, तो अब इसे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर मैं मगध की आपसे बात करता हूँ, तो पहली डायनेस्टी बनेगी कौन-सी? हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश, जिसके पहले शासक बनेंगे बिंबिसार और इनकी जो कैपिटल है वो राजगृह या फिर गिरिव्रज, दोनों नाम से जानी जाती है। इस नाम से ये अपनी कैपिटल बना लेंगे। कैपिटल क्या जनरली यहीं रहा करते होंगे, वही कैपिटल बन गई होगी और क्या है। अब समय आगे बीतेगा और ये दूसरे इलाकों पे अटैक करना चालू करेंगे और ये जो है अटैक करते हैं, अटैक ऑन अंग। ये अंग जो है देख लेना, आपके नोट्स में होगा। चंपा जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक्ड एंड एडेड, यानी ऐड कर लेते हैं अपने एम्पायर में। समझ गए जी? यानी मैं गया, मैंने आपके इलाके पे अटैक करा और उसे अपने कब्जे में ले लिया, कुछ ऐसी कहानी है। तो अटैक और एडेड जहां पर भी लिखा है, इसका मतलब पहले मैंने आप पे आक्रमण करा, फिर आपके इलाके को अपने इलाके के अंदर मैंने मिला लिया। ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं जी। इसके बाद एक और अंग प्लेस है, देखो हाँ भाई, यहाँ पर जो है मुझे गड़बड़ दिख गई है। इसका मतलब आप लोगों ने 16 महाजनपद की जो पीडीएफ दी गई थी, उसे आपने खोल के भी नहीं देखा और ऐसे काम नहीं बनेगा। आप बाद के लिए रखोगे इसे, तो आपका नुकसान है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपने 16 महाजनपद पढ़े होते घर पे बैठ के, तो उसके अंदर आपको अंग लिखा हुआ दिखता, चंपा लिखा हुआ दिखता, राजगृह लिखा हुआ दिखता, है ना जी? तो कोशिश करें उसे पढ़ ले, वरना आप जानते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहानी आगे बीतती है। ये क्या करते हैं, एक दूसरा इलाका होता है, समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कोसल बोलते हैं। गॉट कोसल एज डाउरी। इन्हें दहेज में कोसल मिल गया, क्योंकि कोसल जो है वहां पे एक राजा हुआ करते थे, समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रसन्नजीत नाम के, उनकी बहन से इनकी शादी हो जाती है और इन्हें कोसल भी मिल जाता है डाउरी में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझने वाली बातें हैं कि इन्हें कोसल भी मिल जाता है, नहीं कोसल भी जो है इनके कब्जे के अंदर आ जाता है। क्या बात को आप समझ पाए? यानी अब मगध मगध नहीं रहा, मगध में कोसल भी मिल गया और मगध में जो है आपका जो है अंग वाला हिस्सा भी मिल चुका है। ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर पेपर एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बिंबिसार माना जाता है एक बार एक इंसान की मदद भी करता है। बिंबिसार के पास अपना एक फिजिशियन हुआ करता था। बिंबिसार का एक फिजिशियन था, यानी डॉक्टर कह सकते हैं इसे, जिनका नाम था जीवक। बिंबिसार का जो फिजिशियन जीवक था, ये क्या करते हैं कि इसे भेजते हैं, ये पेपर का सवाल बनता है, जी जीवक जो है वो किससे जुड़ा है? बिंबिसार से जुड़ा है। ये जीवक को भेजते हैं एक इंसान की मदद करने। वो इंसान जो है अवंती का राजा होता है, अवंती का राजा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अवंती का एक राजा हुआ करता है वो, और ये जो अवंती का राजा है इसका नाम होता है चंद्र प्रद्योत, ठीक है जी। इसका राजा ये नाम है उसका, इसकी एक बार मदद करने के लिए भेजता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? माना जाता है कि बीमार हो जाता है तो मदद करने के लिए भेजा जाता है। अब देखिए, कहानी में कुछ जान नहीं है, बट पेपर पूछता तो मुझे पढ़ाना है। कहानी में कुछ चटपटी जान तो है नहीं, बट जो है सो है, क्या कर सकते हैं जी। यानी जीवक जाते हैं और चंद्र प्रभजोत की मदद करते हैं और उनकी तबीयत जो है माना जाता है ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब बिंबिसार जो है, इनके एक बेटे हुआ करते हैं, मैं अभी रिपीट कर दूंगा, इनके एक बेटे हुआ करते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है, याद रखेंगे, सन ऑफ बिंबिसार। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप टाइप कम करें, अभी धीरे धीरे आने लगेगा, मैं इस पोर्शन को रिपीट कर दूंगा। अजात शत्रु जो है, वो गद्दी पर बैठने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर देते हैं। कहते जी मुझे गद्दी पर बैठने, मैं चलाऊंगा स्कूटी। और अजात शत्रु जो है बिंबिसार की ही हत्या कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी वजह से अजात शत्रु जो है बन जाते हैं सेकंड रूलर ऑफ मगध। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? यानी कहानी अभी तक जो मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन पे चल के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक इलाका है मगध नाम का, वहां पर अचानक एक ऐसा इंसान हुआ जो माना जाता है, जो क्लेम करता है कि ये इलाका पूरा मेरे कब्जे में है और इसमें वही जी पाएगा बढ़िया से जो मेरे अंडर काम करेगा। इस इंसान का नाम है बिंबिसार। ये कोशिश करता है, एक्सपेंशन करता है, धीरे धीरे अपना एम्पायर को एक्सपेंड कर लेता है और बीच में एक आध जने की मदद भी करता है। अब अचानक इसका जो बेटा है यहाँ बैठा हुआ, कहता है बस बहुत हुआ, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी। और ये जो है अपने पिता की हत्या कर देता है और खुद इस गद्दी पर बैठ जाता है। ये जो वंश है इसका नाम है हर्यंक वंश। ये जो इंसान था उसका नाम था बिंबिसार। ये जो लाल वाला इंसान है इसका नाम है अजात शत्रु। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? तब टाइटल्स नहीं थे राजा के। देखिए, माना जाता है, मुझे जो लगता है ये टाइटल ही होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है वो इंसान जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। तो जहां तक है टाइटल ही नाम से पड़ गए होंगे। बाकी तो देखिए बहुत ही पुरानी बातें है ना जी। बेटा वंश तो सेम रहेगा ना, क्योंकि बेटे ने मारा है। तो कशिश वंश तब बदलता है जब कोई बाहर का इंसान आके आक्रमण करता है। जब बाप बेटे आपस में ऐसे खेलते रहते हैं या भाई बहन खेलते रहते हैं, उस केस में वंश नहीं बदलता। ठीक है जी। मैंने आपको ये समझाया अभी तक कि ये जो इंसान है, जो राजगृह नाम की जगह पे बैठा हुआ है, अंग को कब्जे में लिया है, कौशल को दहेज के रूप में पाया है और अवंती के राजा की एक बार मदद करी है अपने फिजिशियन को भेज के, जिसका नाम जीवक था। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे, ये जो समय है अपना 500 बीसी के आसपास कुछ आप चला सकते हैं। माना जाता है जो अजात शत्रु हैं, ये उस समय जीवित थे जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और ये उस समय भी जीवित थे जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। यानी ये जो है आप ऐसा कह सकते हैं कंटेम्पोरेरी टू गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। ठीक है जी। अब ये कंटेम्परेरी हो सकता है, इनके पिता भी कंटेम्परेरी हो, तो ऐसा कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया। वो जो है थोड़ा सा आपका मतलब कोई ना कोई एक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, अशोका दे देगा, और इनमें से कोई एक दे देगा, तब जाके आपका जो है आंसर इजीली निकल सकता है। ठीक है जी। टॉपिक नेम क्या होगा? टॉपिक नेम क्या होगा? कहाँ थे बेटा? चले आगे। टॉपिक नेम क्या होगा? टॉपिक नेम है मगध। कमाल करते हैं बालक। चलो आगे चलते हैं जी। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ पा रहे हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं जी। अब अजात शत्रु जो है, अगर ये जैन धर्म के जो स्वामी हैं उनकी डेथ के समय है, तो इसका मतलब पहली जैन काउंसिल के हेड यही बनेंगे। और यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई भी थी एक फोटो में, शायद आपको याद होगा कि पहले जैन काउंसिल के सॉरी, जो पहला बुद्ध काउंसिल है उसके जो हेड बनेंगे वो कौन बनेंगे जी हमारे? कहाँ गई यार फोटो? अरे आ जाओ भैया। हाँ, ये रहा अजात शत्रु बनेंगे, हर्यंक डायनेस्टी के। ठीक है जी, समझ गए। यानी ये उस समय जीवित होंगे जब उनकी मृत्यु हुई है, कुछ समय, समझ गए ना, क्योंकि मृत्यु के ठीक बाद ये काउंसिल हो गया था। चलो आगे चलते हैं। अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो ये है कि मगध एक्सपैंड करने लग गया है। मगध ने अंग को, कोसल वाले इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, और अजात शत्रु जो है अटैक्ड एंड एडेड वज्जी। ठीक है, वज्जी को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट इन्होंने ही कराया था, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्होंने ही करवाया था।
ठीक है जी, समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं इनके बेटे उदाइन। उदाइन जो है वो होते हैं सन ऑफ अजात शत्रु, और ये जो है किल करते हैं अजात शत्रु को। यानी ये भी अपने पिता की हत्या करते हैं, यानी ये एक ऐसा वंश बन चुका है जिसके अंदर बेटा ही बाप की हत्या कर रहा है। और इसी वजह से हर्यंक डायनेस्टी को हम कहते हैं हर्यंक डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज पितृ हंत डायनेस्टी। ये पेपर का सवाल है जी, कौन से वंश को पितृहंत वंश कहा जाता है? तो हर्यंक डायनेस्टी को पितृहंत हंत वंश कहा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल। काफी समय के बाद जो है कुछ मजेदार बातें हो रही है, मारकाट हो रही है, अलग ही मजा आ रहा है इस काम में, लेकिन ये अच्छी बातें नहीं है। अभी हम धार्मिक बातें पढ़ के आए हैं। हर्यंक वंश, ठीक है जी, क्या बात को समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं जी। चले दोस्तों आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके से समझ चुके हैं। बिल्कुल, मुगल अगर ऑप्शन में होगा तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुगल में सबने ऐसा नहीं करा। मुझे बताएं कि औरंगजेब ने शाहजहां की को का कत्ल करा था? बताएं, क्या अकबर का कत्ल करा था जहांगीर ने? कत्ल नहीं करा, यहाँ पर मारा गया है, मतलब वहां तो सताया गया है, यहाँ पे मारा गया है। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? कहानी को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। कमेंट्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप प्लीज सेशन में बन रहे हैं। मैं आपके साथ जो है 1 या 2 मिनट में मुलाकात करता हूँ। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, 1 मिनट लगेगा बस मुझे, आप सेशन में बन रहे हैं। एक बार कंफर्म करें। चलो, अभी तक मैंने आपको बताया अजात शत्रु जो है उनकी हत्या हो गई है, उन्हीं के बेटे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है, और उदाइन जो है अगले शासक बन जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अजात शत्रु और उदाइन से जुड़ी। यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी किताबों में भी कुछ ऊपर नीचे दे रखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। ये जो पाटलिपुत्र है ये अजात शत्रु ने बनाया था, लेकिन इनके जो बेटे उदाइन है इन्होंने कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्र को, यानी मेड पाटलिपुत्र दी कैपिटल। फर्क आप समझ पाए, क्या फर्क है? काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक ने तो पाटलिपुत्र को बनाया है यानी फाउंडेड करा है, और एक ने कैपिटल को शिफ्ट करा है। समझ पा रहे हैं? मेड पाटलिपुत्र दी कैपिटल। तो अगर कोई आपसे कहता है कि राजगृह से जो कैपिटल शिफ्ट हुई है पाटलिपुत्र में, ये किसने करी है जी? तो इसका आंसर आपका रहता है उदाइन ने करी। ये पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अजात शत्रु के समय पटना बन चुका था हैप्पी, लेकिन कैपिटल शिफ्ट नहीं हुई थी। कैपिटल उस समय राजगृह थी। बाद में इनकी डेथ के बाद, इनकी हत्या के बाद जो उदाइन कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आप राजगीर से हैं, बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पटना के मुझे बताएं और कौन कौन से नाम आपको पता है? देखिए जरा, पटना के अदर नेम्स मैं आपको यहाँ लिखवाना चाहता हूँ। अदर नेम्स, कुसुमपुर पता है आपको, पाटलिपुत्र पता है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पटन पता है। देखिए, क्या आपको ये पता है कि इसका ही नाम था पाटलिपुत्र? सर ये तो सबको पता है। ठीक है जी, क्या आपको ये पता है इसी का नाम था पाटली पटन? ठीक है जी, चलो कुछ बढ़िया सीखने को मिला। क्या आपको पता है इसी का नाम था पाटली ग्राम? क्या आपको पता है यही था अजीमाबाद? कुसुमपुर तो एक बच्चे ने बताया, तो शाबाश, कुसुमपुर यही था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र, पाटलिपटन, पाटलीग्राम, अजीमाबाद, कुसुमपुर, ये सब इसी के नाम है। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका बीच में कुछ समय के लिए पटन नाम भी रहा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसे लाइन के नीचे लिखा है। ठीक है जी। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका नाम जो है पाली बोथरा भी रहा है, ये भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीक नाम है इसका, यानी ग्रीक हिस्ट्री में, क्योंकि आप जानते हैं कि मगध जो है बहुत फेमस इलाका है, तो ग्रीस से भी अपना कनेक्शन हुआ करता था। आपको शायद याद होगा सेल्यूकस निकेटर वगैरह के समय। तो पाली भोरा जो है नाम लिखा, पाली बोथरा जो है नाम लिखा जाता है पटना का। कुछ बढ़िया सीखने को मिला आपको, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है, बस ये बातें पता होती है, तो मैंने सोचा कुछ बढ़िया आपको सिखा देते हैं। ठीक है जी, चलो। अब ये कभी कभार पटन जो है, देखिए क्योंकि आज का पटन अलग जगह पे है, तो आप इसे इग्नोर चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे सर पटन तो मैंने गुजरात में सुना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये पटन के जो पटना है उसकी 4-5 नाम तो बहुत फेमस है, पेपर मैक्सिमम ये पूछता है। ठीक है जी, आगे चले। मैं उम्मीद करूं यहां तक आप बात समझ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो उदाइन है उन्होंने जो है कैपिटल शिफ्ट कर दी है, और कैपिटल जो पहुंच चुकी है वो मगध। मगध बताएं बेटा, मगध के आगे तो लिखिए कुछ।
ठीक है जी। अब समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। जब उदयन की मृत्यु होती है तो अगले 2 नाम आते हैं जिनका नाम अनिरुद्ध और मुंडक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी आगे चलती है और हम फाइनली पढ़ते हैं लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी। पटना मॉडर्न नेम है उसका। मगध किसका ओल्ड नेम था? मगध देखिए किसी एक जगह का ओल्ड नेम नहीं था मेरे भाइयों। मगध तो एक इलाका था जिसमें काफी सारे इलाके हुआ करते थे, है ना? तो बिहार वाले इलाके में आपको मगध देखने को मिलता है, बट मगध एक समय था इतना बड़ा था कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता था। तो मगध ऐसा किसी एक सिंगल जगह का पुराना नाम नहीं था। चलो समझते हैं। लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी ये है कौन? नाग दशक। ये पेपर आपसे पूछ सकता है। अब ये नाग दशक है, इनके एक वजीर हुआ करते थे या इनके पीएम हुआ करते थे जिनका नाम था शिशुनाग। अब समझ ही गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे नाग वर्सेस नाग होगा, यानी नाग आपस में लड़ेंगे। यानी नाग दशक जो है उनकी लड़ाई होगी शिशुनाग से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो शिशुनाग है वो क्या करेंगे, इनकी हत्या कर देंगे। देख रहे हो जी, शिशुनाग हत्या कर देंगे। अब इसे आप याद करने का एक जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वंश ऐसा है जिसमें बच्चा हत्या कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो शिशु ही हत्या करेगा, क्योंकि शिशु ही हत्या कर रहा है, इतने समय से शिशु ही हत्या कर रहा है। शिशु का मतलब होता है बच्चा। ये याद करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके बेटे थे, ये इनके बस कनेक्शन में थे। आप इन्हें महामात्य कहा जाता था, महामात्य यानी प्रधानमंत्री के जैसे हुआ करते थे, नहीं हेड थे, वजीर, जो भी आप नाम देना चाहो। तो शिशुनाग जो है इनकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद बना देते हैं एक नई डायनेस्टी, फाउंडेड। वजीर भी कह सकते हैं। देखिए उस जमाने की आपको समझना होगा हिमांशु की, ऐसा नहीं है कि हर चीज को लिख कर गया है। ये तो वो है जो इंटरप्रेट करी हुई बातें हैं। तो उस जमाने में एग्जैक्टली क्या कहा जाता होगा ये मतलब नहीं पता किसी को, है ना? तो आज के जमाने में अगर हम कंपेयर करें तो जैसे प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति के लिए, कुछ वैसा हुआ करते हैं। फाउंडेड शिशुनाग डायनेस्टी। नहीं, नाग दशक वॉज नॉट द सन ऑफ उदयन। नहीं, मैं कभी पटना नहीं गया। समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी जो है वो नाग दशक है। नाग दशक के एक बहुत करीबी इंसान हुआ करते थे, शिशुनाग। वो बहुत करीब आ गए और उन्होंने इन्हें मार दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी, और उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। क्या बात को आप समझ पाए? आएंगे जी, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो शिशुनाग डायनेस्टी बनेगी, अब शिशुनाग डायनेस्टी बनेगी, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके फाउंडर कौन होंगे अगर आपसे पेपर पूछता है, तो इसके फाउंडर का नाम होगा शिशुनाग। ऑब्वियस सी बात है, तो कोई बड़ा सवाल नहीं बनेगा। शिशुनाग खुद ही इसके फाउंडर होंगे, और ये क्या करेंगे, जो कैपिटल है उसे पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर देंगे वैशाली। ठीक है जी, वैशाली में कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी। अभी एक्सपैंड हो चुका है। इसके साथ साथ जो है और इलाकों पर अटैक करेंगे। बीच में जो अवंती वाला इलाका है वो भी अपने कब्जे में ले लेंगे, यानी अटैक्ड प्लस एडेड अवंती। ठीक है जी, मैंने आपको यहाँ से गिनी चुनी 2-3 बातें बताई हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। नितिन मॉय देखिए है क्या, कुछ ऐसा ही मान सकते हैं आप, टाइटल ही होगा, क्या पता नाम हुआ करते हो। देखिए आपको समझना होगा यहाँ पर थोड़ा सा मेच्योर तरीके से समझना होगा कि कोई किताब नहीं लिखी हुई जिसके अंदर ये बातें लिखी गई हैं। ये तो कहीं ना कहीं कुछ है जिसे हम इंटरप्रेट करके ये सब बैठे। अब ये अलग बात है कि आपको कहना चाहिए सर जब पता ही नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हो। मैं भी कई बार ये सोचता हूँ, लेकिन पेपर पूछता है ना मेरे, तो क्या कर सकता हूँ मैं। पहले पता कर लेते हैं सर 100-200 साल, और उसके बाद पढ़ लेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप एसएससी से बात करो, मैं भी हटा दूंगा इसे सिलेबस से। लेकिन अभी जब तक एसएससी पूछेगा जी, जब तक मुझे पढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं जी। पूरे तरीके इधर फोकस करें जी। आप नए फीचर का बाद में इस्तेमाल करें, अभी पुराने फीचर का इस्तेमाल करें जो कि आपका दिमाग है। फाउंडर है इसके शिशुनाग, पाटलिपुत्र से कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है आपकी वैशाली में, और अटैक करा गया है किस पे, अवंती पे। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलो, अब जो शिशुनाग है समझने की कोशिश करते हैं। इनका बेटा हुआ सन, जिसका नाम था काला शोक। ठीक है जी, अब काला शोक समझने की कोशिश करते हैं। ये काला शोक कौन है, कोई बता सकता है? व्हाई दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही काला शोक है जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, शायद आपको याद होगा, बचपन की बातें, है ना जी? वैशाली में ही कराई थी, याद करो। तो वैशाली में कराने का रीजन आप समझ चुके होंगे, क्योंकि कैपिटल वहीं पर है। 383 बीसी में कराई थी, ये भी आप हल्का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि 412 से 344 तक ये लोग गए, तो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं कराई होगी बीसी में। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को? इतने भयंकर नाम क्यों, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही नाम है, फैंसी। ठीक है, शिशुनाग, काला शोक, 2 बातें मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, अब बात समझ पा रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं वैशाली से पाटलिपुत्र। अब देखो ये इनका पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये फिर से इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी।
अब क्या कर सकते हैं? इन्हें लग रहा होगा कि सिलेबस बढ़ाना चाहिए, समझ पा रहे हैं? ये कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं पाटलिपुत्र में। यहाँ तक अगर आप बात समझ पाए हैं, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। और अब कई सारे रूलर्स बनेंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली मैं आपको यहाँ पे लास्ट रूलर पढ़ाऊंगा, शिशुनाग डायनेस्टी का। लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, स्लाइड अभी दिखाते हैं, नंदी वर्धन। पटेल सबसे ज्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं। चलें जी आगे। चलो, आखिरी रूलर थे नंदीवर्धन। अब आप जानते हैं क्या होने वाला है। ये जो है समझने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के खास हुआ करते थे, इन्हीं के दरबार में एक इंसान थे जिनका नाम था महापद्मा नंद। इन्हीं के दरबार में थे और इन्होंने क्या करा जी, किल्ड नंदीवर्धन एंड स्टार्टेड न्यू। ठीक है जी, इन्होंने नई डायनेस्टी बना दी। नाम से ही आप समझ गए होंगे कौन सी डायनेस्टी बनाई है इन्होंने। नंद वंश बनाया है, बिल्कुल सही। फटाफट नोट करें जी, आगे चलते हैं। चले जी, अब नंद डायनेस्टी बन जाएगी जी, नंद डायनेस्टी 344 बीसी में शुरू होगी, 323 बीसी में जाएगी। क्या आपको लगता है डेट्स एग्जैक्ट है जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना। अब ये देखिए, होता क्या है कि हमें इसलिए डेट्स नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। अब होगा क्या कि अगर मैंने डेट लिख दी तो अब आपको चाहिए ही चाहिए एंड तक, जबकि आपसे याद नहीं होंगी। आप वो हैं जो 16 महाजनपद भी अभी याद करके नहीं बैठे, लेकिन क्योंकि अपने नोट्स अपने ऐसे बनाने की, इसे हम बेच दे 200 रुपए में, तो हम नोट्स अपने बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे सर। तो ये काम का नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन लिखता इसलिए हूँ क्योंकि नहीं लिखूंगा तो लगेगा अरे सर ने तो पढ़ा ही नहीं है, पेट में दर्द ना हो जाए, तबियत खराब ना हो जाए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ये किसी भी काम का नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है जी। ना आपको याद होगा इतनी आसानी से, ना ही कुछ खास काम का है। नंद डायनेस्टी की बात करते हैं जी, ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। इसके जो फाउंडर है वो है महापद्मा नंद। ठीक है जी, समझने की कोशिश करते हैं। अब ये छोटी सी डायनेस्टी अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 344 से लेकर जो है 323 में ही खत्म हो गई, तो कोई बहुत बड़े इन्होंने झंडे तो गाड़ नहीं दिए होंगे इतने से साल में। अब माना जाता है इनके 8 बेटे हुआ करते थे, सब एक-एक करके बैठते हैं और फाइनली जो लास्ट रूलर यहाँ पर बनते हैं वो है इनके बेटे थे, याद रखेंगे। कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? ये नाम है धनानंद या फिर घनानंद, जो भी दिख जाए ऑप्शन में टिक कर सकते हो। घनानंद या धनानंद, दोनों में से जो दिख जाए आपको जो है चल जाएगा। ठीक है जी, धनानंद या घनानंद जो दिखे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पर क्या होता है जी, ये जो है इनके शासन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट हुई है, वो ये है कि इन्हीं के शासन में आया था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भारत आया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिकंदर भारत आया था जब, तो मगध का शासक कौन हुआ करता था आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, सिकंदर जब भारत आया था तो उस समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद आपका आंसर होता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और माना जाता है कि वो ऐसे ये वो इंसान जिन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट करी थी। यानी ये जो है ध्यान रखेंगे, मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि जो हर समय सिर्फ फौज में ही शामिल होकर रहेंगे। जैसे बाहुबली के समय आपने देखा होगा, कुछ फौजी हुआ करते थे जो फौज में ही रहेंगे हमेशा, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं। ठीक है जी, और इन्हें कहा जाता था, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें, ये माना जाता है कि ये थे फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। ये भी पेपर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है जी, अब बढ़िया बात ये हुई थी कि अभी इन्होंने अटैक नहीं करा था। अभी जो अलेक्जेंडर है वो यहाँ तक अटैक नहीं कर पाए थे, तो अलेक्जेंडर का डायरेक्टली कोई इनसे खास युद्ध वगैरह कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, बात आप समझ पा रहे हैं? अरे अरे भैया मेरे, थोड़ा सा शांत हो जाओ। अभी मुद्दे की बात तो समझा दो। एक बच्चा पूछ रहा है बाहुबली इज रियल स्टोरी। यस, मैं ही बाहुबली हूँ।
ठीक है मेरे कटप्पा, आ जाओ इधर। चलें आगे, क्या सवाल पूछते हैं बालक, फोकस करो। ठीक है जी, मेरी बात सुने ध्यान से। धनानंद जो है या घनानंद जो है ये स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते हैं, ध्यान रखेंगे, और इन्हें पहला सम्राट कहा जाता है भारत का। और अलेक्जेंडर जो है भारत आया था इन्हीं के शासनकाल के समय, बट आपस में जो है इनका कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ था। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब प्रोबेबल नेम ऑफ धनानंद इन ग्रीक, समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन अलेक्जेंडर जो है वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर सानी कहा जाता है ऋचा। चलिए फोकस करें। प्रोबेबल नेम ऑफ धनानंद इन ग्रीक लैंग्वेज, कोई बता सकता है जी? बहुत बढ़िया, शाबाश कौशिकी, बहुत बढ़िया। एग्रेम्स, ठीक है जी, और या फिर और जेंड्रेम्स, इनमें से कोई नाम रहा होगा, मतलब ऐसा एक नाम का जिक्र करा जाता है और माना जाता है कि इन्हीं को रेफर करा गया ग्रीक भाषा में। ठीक है जी, इनमें से कोई ना कोई एक नाम रहा होगा धनानंद का। पेपर आपसे पूछेगा कि बताओ एग्रेम्स जो है वो इनमें से किस शासक का ग्रीक नाम है, तो उस केस में आप धनानंद पे टिक करके आ सकते हैं। इसी तरीके से जेंड्रेम्स पूछता है तो आप धनानंद पे टिक करके आ सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए, मतलब इतना सही है कि वो अपनी भाषा में इन्हें इस नाम से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइडेस्पीस है, तो हाइडेस्पीस उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से हमारी अपनी नदी है, उनके हिसाब से गेंजिस है, हमारे हिसाब से गंगा है, आपके हिसाब से इंद्रलोक है, मेरे हिसाब से इंद्रलोक है। इस तरीके अलग अलग थोड़ा सा चलता है। ठीक है जी, आगे चले दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब माना जाता है कि जो धनानंद है ना, इनके दरबार में एक इंसान रहा करते थे, वो इंसान थे चाणक्य। अगर आपने चाणक्य जी की कहानी सुनी है तो मतलब बहुत फेमस कहानी है, और एक बार वो जो है बहुत बड़े, मतलब माना जाता है ब्राह्मण रहे थे, माना गया जाता रहे होंगे क्योंकि इतने जिक्र है उनका हर किताब में। तो ये किसी वजह से जो है इनकी उनसे कुछ अनबन हो जाती है, अनबन हो जाती है आपस में, और ये जो है उनकी इंसल्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो है इस बात को, मतलब इनके बाल वाल खुलने की पूरी कहानी है, बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि एसएससी नहीं पूछता, बट माना जाता है कि उनकी चोटी खुल जाती है, और वो एक ब्राह्मण होते हैं बहुत बड़े, तो उनके लिए एक अपमान वाली बात होती है वो। तो ऐसा वो कसम खाते हैं कि भई मैं इस चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, है ना? तो धनानंद जो है इनसे एसोसिएटेड है, कौटिल्य। और एक कौटिल्य जो है, यही कौटिल्य कौन है जी, कोई बता सकते हैं? यही है चाणक्य, यही चाणक्य है। माना जाता है बहुत ही तेज दिमाग था इनका, बहुत तेज दिमाग था। ठीक है जी, अब ये क्या करते हैं? हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट धनानंद, समझ पा रहे हैं आप बात को? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य धनानंद को हराने में, और माना जाता है बचपन से ही इन्हें पाल के उस तरीके ट्रेन करा जाता है कि इन्हें कुछ भी ना हो, मतलब बहुत बढ़िया से जो है बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें ट्रेन करा जाता है। ठीक है जी। अंकित कह रहे लेम्बोर्गिनी से भी तेज, अरे बेटा तुमसे भी तेज। लेम्बोर्गिनी क्या चीज है? चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तुम समझ चुके हो। चलो, तुम समझ चुके हो, आगे बढ़ते हैं जी। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर होगा आक्रमण, समझने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हमने आपको अभी तक जो समझाया है वो ये है कि मौर्य वंश की अब शुरुआत होगी। ठीक है जी, अब मौर्य वंश जो है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है जी, लेकिन मौर्य वंश को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ फॉरेन इन्वेजन्स। फॉरेन इन्वेजन्स यानी जब अंग्रेज अपने देश में आए हैं, या उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया है, या उसके बाद मोहम्मद घुरी आया है, तो पहले लोग नहीं है जो कि भारत के ना होते हुए भारत पे आक्रमण करने आए। उनसे पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं। जो सबसे पहला इन्वेजन माना जाता है यहाँ पर, वो माना जाता है ईरान का, ईरानियन इन्वेजन। ईरानियन इन्वेजन को मैं पर्शियन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पर्शियन भी लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पर्शियन इन्वेजन जो है ये आपका कब होता है? माना जाता है जी ये होता है 518 के आसपास कभी होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे गोली मारते हैं। पहले मुद्दे की बात को समझते हैं। देखिए, इन्वेजन तो सिंध वाले इलाके से ही होगा, ये तो ऑब्वियस है ना। सारे इन्वेजन वहीं से होंगे। क्लास नंबर 1 2 में मैंने आपको ये बात सिखा रखी है, तो वो ऑब्वियस बात है। अब समझते हैं जी। साइरस ऑफ पर्शिया, साइरस ऑफ पर्शिया जो है, समझते हैं जरा। ये भारत आएगा 518 में बीसी में। तो क्या ये बहुत ही पुरानी बात हो गई? सोच के देखिए, यानी अलेक्जेंडर से भी पुरानी बात हो गई। तो जो बच्चे बीच में पूछ रहे हैं इतनी देर से कि क्या अलेक्जेंडर पहला था, नहीं मेरे दोस्त, ये पर्शिया से आया था, बट ये ईरान ईरान से आया था। ठीक है, माना जाता है इसका जो जीवन था वो चला है 588 बीसी से 530 बीसी तक। ये पहला इन्वेजन था, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और माना जाता है वो पहला इंसान था जिसने आके भारत पे जो है थोड़ा सा अटैक करा था। पूरा भारत, आज वाला भारत नहीं, तब पाकिस्तान भी भारत ही हुआ करता था, है ना? तो साइरस ऑफ पर्शिया जो है ये आके अटैक करता है, समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी जो डायनेस्टी थी वो थी हाका, हाकामनी डायनेस्टी। हाकामनी डायनेस्टी का था ये, समझने की कोशिश करते हैं। और जो है ये आके अटैक करता है, डिस्ट्रॉयड
कपीसा या कैपिसा। ये कैपिसा जो है नियर काबुल है। सेशन पे फोकस करें बेटा, तबाही आ जाएगी वरना। फोकस करें प्लीज, फोकस करें। अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अभी के लिए आप इसे हटाएं और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। रुकिए, नियर काबुल, ठीक है जी, नियर काबुल। अब काबुल के पास एक जगह हुआ करती थी कैपिसा नाम की। अभी कैपिसा ना जाने इन्होंने कहा, हमने कहा, किसने कहा, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँ आप समझ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ आते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी आर्मी में जो है इन्हें अपने पास शामिल कर लेते हैं। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। मैंने आपको बताया सबसे पहला इन्वेजन जो होगा वो होगा ईरानियन इन्वेजन, यानी पर्शिया वाले इलाके से आके कोई आक्रमण करेगा। कौन करेगा जी? साइरस नाम का इंसान करेगा, जो कि पर्शिया यानी ईरान का हुआ करता था, ठीक है। हाकामनी वंश का था और कैपिसा नाम की जो जगह है उसे तोड़ेगा, नष्ट करेगा। और ये काबुल के पास ही जगह पड़ती है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करें। अब ये जो डेट्स मैंने आपको लिखी हैं, ये डेट्स जो है थोड़ी अंदाजा देने वाली डेट्स हैं, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में इन्वेजन होगा, क्योंकि बहुत ऑब्वियस बात है। देखिए बहुत ही पुरानी डेट्स हैं, तो आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी मतलब याद करने की ऐसा कोई नीड है नहीं, आज तक एक भी पेपर में नहीं पूछी गई है। आप 6th सेंचुरी बीसी का अंदाजा जो है ले सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करेंगे जी। अब हो इसके बाद क्या होता है जी? जो साइरस है इसका बेटा आता है भारत में, समझने की कोशिश करते हैं। इसका बेटा आता है जी, रुकिए अगले पेज पे लिखता हूं मैं। साइरस का बेटा आता है जिसका नाम है डेरियस। डेरियस प्रथम कहें या डेरियस कहें, डेरियस वन लिख देते हैं। अब कई किताबें कहती है नहीं ये बेटा थोड़ी है, तो पोता है। अब देखो ये डिबेट तो आप समझ रहे हो ना, जेन्युइन डिबेट है जी। इसके डिटेल में बहुत ज्यादा तो हम जा नहीं सकते। अब ग्रैंडसन भी कोई कहता है, कोई ग्रैंडसन कह देता है, कोई सन कह देता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो है ना, मुद्दे की बात को समझते हैं कि साइरस ने इन्वेड करा, उसके बाद डेरियस ने इन्वेड करा, ठीक है। इसने भी आके अटैक करा। इसने करा अटैक पंजाब, पंजाब वाले इलाके में जो है इसने अटैक करा, वेस्ट ऑफ इंदस। इंदस के उधर जो पंजाब हुआ करता था उस पे आके इसने अटैक करा। क्या समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद इसका सक्सेसर आया अगले नंबर पे, जिसका नाम था जर्क्सीज। क्या नाम रखते हैं, क्या है ये सब, एलोन मस्क हो रहे हैं तो। जर्क्सीज जो है ये आया और इसने आके बेसिकली डेरियस का सक्सेसर था, और इसने जो है बेसिकली एम्प्लॉयड इंडियंस, भारतीयों को इसने नौकरी दी अगेंस्ट ग्रीक्स। देख रहे हो जरा क्या हो रहा है? यानी भारतीय लोगों को सेना में शामिल करके ग्रीक्स से लड़वाया। समझ पा रहे हैं बात को? कुछ भी हो रहा है। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब ये भी माना जाता है कि जो साइरस है, क्योंकि इसने उतना बड़ा अटैक नहीं करा था, तो ये भी माना जाता है कि डेरियस प्रथम का ही इन्वेजन जो है पहला बड़ा इन्वेजन माना जाएगा। बट ये ऑप्शन डिपेंडेंट चीज है, इसमें कुछ भी हम फिक्स नहीं कर सकते। जो ऑप्शन में मिलेगा उसके हिसाब से हमें चलना होगा। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? अब पर्शियन इन्वेजन से एक फायदा हुआ कि उन्हें हमारा और हमें उनका जो है इंट्रोडक्शन हो गया। इससे क्या हुआ कि इंडिया और पर्शिया का ट्रेड आपस में जो है स्टार्ट हो गया। इससे सवाल कैसे बनेंगे? पहला इन्वेजन किसने करा था साहिल? ऑप्शन में देगा अलेक्जेंडर प्रथम, या फिर ऑप्शन में आपको डेरियस दे देगा और एक सेल्यूकस निकेटर डाल देगा। और जनरली क्या होगा कि बच्चे अलेक्जेंडर पे टिक करके आएंगे, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होगा अलेक्जेंडर से पहले भी कोई आ चुका है। तो सबसे पहला साइरस माना जाएगा, वो ऑप्शन में होगा तो डेरियस माना जाएगा। जर्क्सीज मैंने किसी सवाल में अभी तक नहीं देखा, ठीक है। बेस्ट साइरस रहेगा, वो नहीं दिखता तो डेरियस रहेगा। चलो हम इसे दारा प्रथम बोलते थे और ये डेरियस के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक बात पूरी तरीके समझ पाए, ठीक है। जर्क्सीज जो है वो इसका सक्सेसर था और इसने ग्रीक्स से लड़ने के लिए जो है भारतीयों को नौकरी दी थी अपने पास, ठीक है जी। समझ गए जी? इससे व्यापार वगैरह शुरू हो जाएगा। और यहां से इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए निकलती है वो ये है कि पर्शियन इंडियन जो ट्रेड है उसका प्रूफ जो है वो क्या है जी? ये इसका प्रूफ है हमारा खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोटी भी बोलते हैं इसे। ये क्या है जी? खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये वही है जिससे जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड फ्रॉम पर्शिया, यानी पर्शियन भाषा से काफी ज्यादा मेल खाती हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा पर्शियन इंडियन ट्रेड के प्रूफ यहां से मिलते हैं और दूसरी इस बात से मिलते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन लिखने की जो इंस्पिरेशन है ये अशोका को मिली थी डेरियस प्रथम से। यानी ये ऐसी हरकतें ये करा करता था और आगे जाके अशोका ने भी शुरू करा कि इंस्क्रिप्शंस बनाना, चीजों को लिखना जिससे कि वो अमर हो जाए, भले ही वो ये रहे या ना रहे। तो ये जो है डेरियस प्रथम से जो है इंस्पिरेशन मिली थी अशोका को। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करेंगे? पक्का?
पक्की बात है जी, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं, स्लाइड आप आराम से देखिए। अशोका वाला क्या है देखिए, समझाता हूँ। देखिए, पर्शिया ने भारत पे आक्रमण करा, अब ये अशोका नहीं है यहाँ पे। अब ये हमें कैसे पता पर्शिया ने भारत पे आक्रमण करा? क्योंकि जो अशोका के द्वारा लिखवाई गई बातें हैं, वो अशोका के द्वारा जो बातें लिखवाई गई हैं, वो काफ़ी हद तक उसकी जो लिपि है, वो मैच करती है जैसे कि ईरान की लिपि है। स्क्रिप्ट मैच करते, तो हमें कैसे पता कि इसी तरीके लिखा जाता है? इसी तरीके जो अशोका के शिलालेख हैं या फिर इंस्क्रिप्शंस हैं, वो माना जाता है कि ऐसे डेरियस प्रथम के भी अपने देश में इंस्क्रिप्शंस हैं, जो कि इससे पुराने हैं। तो इसका मतलब अशोका ने हो सकता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से उठाया हो कि हाँ, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। देखिए, महान शासक वो नहीं है जो हर चीज़ नए तरीके करे। महान शासक वो है जो दूसरे के जो कर्म है उसमें जो-जो बढ़िया है वो सब अपने राज्य में लागू करा दे। हम कहते हैं ना, अरे हम वेस्टर्न कल्चर से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? बेटा, जो मोबाइल लैपटॉप आप लेके बैठे हो ना, ये सब बाहर से ही आया है। ये जो मैं लैपटॉप वेबकैम लेके बैठा हूँ सब बाहर से ही आया है। ये जो अंग्रेजी में आप टाइप कर रहे हो ना, ये भी वहीं से आया है। अब आप कहोगे नहीं सर, हम तो हिंदी में टाइप करते हैं। बेटा, चिप्स का पैकेट खरीदते हो वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, खरीद लेते हो ना, खा लेते हो ना, मैगी भी खा लेते हो ना। तो ये अंग्रेजी से भागने की जगह, जबरदस्ती विद्रोही बनने की जगह, अगर आप उसे अपने साथ लेकर अपने आप को कामयाब कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज़ आपको समझना होगा समय की डिमांड क्या है। समय की डिमांड यही है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना? सिंपली बिकॉज़ अभी तक आपने एफर्ट नहीं लगाया, आप पर किसी ने एफर्ट नहीं लगाया, इसका ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे चलें। चलो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और ये जो स्क्रिप्ट है काफ़ी हद तक पर्शियन स्क्रिप्ट से मैच करती है, ईरानियन स्क्रिप्ट से मैच करती है। तो इससे पता लगता है हमें कि ऐसा-ऐसा कुछ ना कुछ हुआ करता होगा। ठीक है जी? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं जी फाइनली ग्रीक इन्वेजन पे। इन्वेजन, कोई बात नहीं, कोशिश करें। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये बच्चे मान लेते हैं पेपर आपने क्लियर कर लिया है, आप बन गए फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको मिल गया चेन्नई, क्या नौकरी छोड़ दोगे? सोच के देखो एक बार, नहीं छोड़ोगे ना, तो कैसे काम करोगे? तब सीखोगे ना, जैसे-तैसे सीखोगे, आज से शुरू कर दो, नंबर बढ़ जाएँगे कुछ। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर भाई जो थे आपको पता ही होगा, ये ग्रीस से थे, है ना? तो ये इन्वेजन जो है माना जाता है ग्रीक इन्वेजन था। स्क्रिप्ट का मतलब जो होता है बेटा, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। यानी अशोका ने खरोष्टी स्क्रिप्ट में अपनी मन की बातें लिखवाई हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो एक अंग्रेजी लिपि लिखी हुई है, इस तरीके, ठीक है? मकदूनिया वाला इलाका मान सकते हैं आप, बिल्कुल मोइन, आज इसे ग्रीस बोला जाता है, ठीक है? अब समझने की कोशिश करते हैं। अब ये ग्रीक इन्वेजन जो है एक्चुअल में ये ग्रीस की जगह पे मैसेडोनिया आप लिख सकते हैं, मैसेडोनिया से मकदूनिया बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या था कि एक इंसान रहा करता था, यहाँ का एक रूलर था मकदूनिया का, जिसका नाम था फिलिप। अब फिलिप का सन हुआ करता था अलेक्जेंडर, ठीक है? यानी अलेक्जेंडर के पिता का नाम फिलिप था, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये कहता था, पापा मजा नहीं आ रहा, सब बढ़िया चल रहा है और कुछ इलाका जो है अपने कब्जे में लेके आओ। कहता ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, उसने कहा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐश करो, पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ गाड़ी, ले जाओ मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलेक्जेंडर जो है फाइनली प्लान करता है कि मैं भारत पे जाके आक्रमण करूंगा। माना जाता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा देश है जो कि बहुत महान है, तो वहां पे जाके मैं आक्रमण करूंगा, ठीक है जी? तो अब एलेक्स के सामने छोटी सी एक दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि रास्ते में पड़ता था पूरा-पूरा ईरान, इराक, पर्शिया जिसे हम बोलते हैं। अब इसने सोचा कि मैं जाऊँगा तो रास्ते में ये सब तो पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा-सा मैप को जानते हैं तो ग्रीस जो है मेडिटेरेनियन सी से टच होता है। अगर डार्डनल स्ट्रेट वगैरह अगर आपको पता है, अब पता नहीं इतना आपने अभी सीखा है नहीं सीखा। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं वर्ल्ड मैपिंग में तो आपको पता होगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि आपको थोड़ा-सा पता है कि यहाँ पे ग्रीस है और यहाँ पर भारत है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे ना तो बीच में ईरान, इराक ये सब इलाके पड़ते हैं। अब इसने कहा कि ये तो बड़ी दिक्कत है, क्या करा जाए? अब इसने भारत आने के लिए सब रास्ते में जो-जो मिले, सबको तबाह कर दिया। सबको निपटाते चले। पर्शिया निपटा दो, जो-जो है सब निपटा दिया, यानी पूरे पर्शिया को इसने डिस्ट्रॉय करके रख दिया, क्योंकि इसे भारत आके रहना था। देख रहे हो जरा इंडिया का क्या क्रेज़ हुआ करता था उस समय, अब तुम्हें बाहर जाना है। समझ रहे हो? यानी जो अलेक्जेंडर है, ये पूरा का पूरा पर्शिया डिस्ट्रॉय करके इसने रख दिया, सिंपली इसलिए क्योंकि इसे भारत तक आना था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर आते हुए क्या हुआ, जैसे ही ये भारत वाले हिस्से में एंटर करा, तो आपको पता होगा यहाँ पे काबुल पड़ेगा। देखिए, पुराना भारत इमेजिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। काबुल, कंधार वाला इलाका पड़ेगा। कंधार अपना अफ़गानिस्तान में है, काबुल जो है अपना ये पाकिस्तान वाला इलाका हो गया। यहाँ पर जो है ये पहुँचेगा और यहाँ पर एक नदी होगी, वितस्त नदी के नाम से। अभी के लिए नदियों के नाम लिखवा दूँगा, अभी के लिए बस मुद्दे की बात समझो। एक नदी पड़ेगी और नदी जो है, इसके पास एक बैटल होगी। मतलब इतनी बड़ी इसकी आर्मी थी कि रास्ते में कोई इससे लड़ता-झगड़ता भी नहीं था। मतलब माना जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतनी बड़ी आर्मी लेके आता था कि लोग खुद ही हट जाते थे कि तुम जाओ,
हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ऐसा इंसान था जिसने इन्हें पूरी टक्कर दी थी, माना जाता है कि वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन पूरी टक्कर दी थी, तो आज इतिहास में देखो उन्हीं का नाम यहाँ पर है। ये है पोरस, ये अगले पेज पे सब लिखवाऊँगा, चिंता मत करना। यानी अलेक्जेंडर और पोरस आपस में भी युद्ध करेंगे और ये किस नदी के किनारे युद्ध होगा वो आपको अगले पेज पे भी लिखवा दिया जाएगा और इसे बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। ये पेपर का सवाल है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस कब हुई थी? 326 बीसी में हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? किससे हुई थी? ये सारे के सारे सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद फाइनली ये भारत आ जाएगा और भारत आने के बाद जो है इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। देख रहे हो जरा, मास्क पहन के आता तो सही रहता। और इसकी तबीयत खराब होने के बाद ये वापसी चले जाएगा। वापसी जाने के बाद मात्र 33 साल की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? ये पूरी कहानी आपको मैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद लिखवाऊंगा अगले पेज पे। आप जब तक ब्रेक लें, मन को शांत करें और उसके बाद ये कहानी लिखवा के फिर हम आगे चलेंगे। मौर्य एम्पायर की हम बात आपके साथ करेंगे, ठीक है? आप सेशन में बन रहे हैं, चैट बॉक्स आपका ऑफ करा जा रहा है। आप सेशन में बन रहे हैं, 2 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होगी। अब एक बार आप कंफर्म करेंगे। चलो आगे चलते हैं जी। मैंने अभी आपको जो बताया है वो ये बताया कि अलेक्जेंडर जो है भारत आएगा। पूरी कहानी समझाई है। अब अगले पेज पे आपके लिए मैं डेटा लिखता हूँ। चलो, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। अब हाइडेस्पीस जो एक नदी है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई बता सकता है एक्चुअल में कौन सी नदी है? ये हमारी झेलम नदी है। अब झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है जी? कोई बता सकता है? एंशिएंट नेम बताएं जी। वितस्त। पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा जी बताओ झेलम का पुराना नाम क्या है या फिर वितस्त का नया नाम क्या है। दूसरा हाइडेस्पीस जो है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, ठीक है? अब बैटल ऑफ हाइडेस्पीस के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये जो है अपना 326 बीसी में हुई है। 326 बीसी में हुई है बैटल। 326 बीसी में किस किस के बीच में हुई है जी? अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट है, इतिहास के पन्नों के सबसे बड़े डिबेट में से एक है ये, कि माना जाता है, हम लोग मानते हैं कि पोरस नहीं हारा था। तो उसके रीजन ऑब्वियस है क्योंकि हम यहाँ के हैं, पोरस भी यहीं का था। अलेक्जेंडर मानता है कि मैं जीता था क्योंकि वो वहां का था, वो ऐसे इतिहास लिखता है। अब ये कई किताबें कहती हैं कि जो अलेक्जेंडर है वो अपनी जीत को बढ़ा चढ़ा के लिखवाता था, जिससे कि इतिहास के पन्नों में उसका नाम बहुत ऊंचा हो जाए। और माना जाता है कि अलेक्जेंडर की तबीयत खराब होकर वापसी नहीं गया था, वो उसकी आर्मी पूरे तरीके हार चुकी थी पोरस से और इसी वजह से उसे रिट्रीट करना पड़ा था यहाँ से। अब देखिए क्या सही है क्या गलत है वो तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक बैटल हुई थी 326 में अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद ही अलेक्जेंडर जो है वापसी चला गया था, रिटर्न, ठीक है? ये वापसी चला गया था यहाँ से एंड डाइड इन, बिल्कुल रिवर क्रॉस नहीं करी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 323 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है एक जगह पे एट बेबीलोन। ये वही ग्रीक एरिया है बेबीलोन, ये वहीं पड़ता है ग्रीस वाले इलाके में। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या बात को आप समझ पाए? अब ये भी माना जाता है कि इन्होंने क्या करा था यहाँ पर, इनके साथ इनका एक जनरल हुआ करता था, जनरल कहें या कुछ भी कहें, आर्मी कमांडर कहें, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूकस निकेटर अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, थोड़ा समय रुक के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? ये इंडिया नहीं आ पाए थे, कह सकते हैं सृष्टि, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। ये थोड़ा सा डिबेट, ये सिंध में रूल करा करते थे, जो पोरस है सिंध में रूल करा करते थे, सिंध वाले इलाके में। तभी तो देखो झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई है, ठीक है जी? आगे चलें दोस्तों, क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? देखिए इज इट ट्रू, तो यस्मिता देखिए आपको कोई नहीं बता सकता। एक बात देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं फॉल्स क्लेम्स नहीं करता क्लास में। सिंपली ये कह देने से कि मुझे सब पता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज मुझे छोड़ो, जब किताब को ही नहीं पता, जब भारत सरकार को ही नहीं पता, जब वर्ल्ड हिस्ट्री को ही नहीं पता, तो मैं अपने पास से कुछ भी क्यों बोल दूं? मैं नेता नहीं हूं ना, मैं एक एजुकेटर हूं, तो वैसी बात करेंगे जो सटीक बात है, जो हर किताब कहती है वही बात करेंगे। रैंडम कुछ भी बोल के थोड़ी चले जाएंगे यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। यानी जब इसके बारे में किसी पन्ने पर लिखा ही नहीं गया तो क्या ही कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी, डिबेट कीजिए, डिबेट भी करेंगे किसी दिन, अभी नहीं, लेकिन चलो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। अलेक्जेंडर ने यहाँ पर भारत में कुछ शहर बसवाए। एक तो उसमें बसवाया, ध्यान रखेंगे आप, एलेजेंड्रिया, ये भारत वाला एलेजेंड्रिया है। इसके अलावा एक बनवाया जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बुकाफिला। इसे कई तरीकों से लिखा जाता है, फैंसी तरीके लिखता हूँ, मजा आएगा, लगेगा तो सर कुछ लिखा है आपने बढ़िया। ठीक है जी, ये झेलम वाले इलाके में इसने शहर बसवाया था, आप ध्यान रखें, ठीक है जी? सिकंदर अलेक्जेंडर सेम है, बिल्कुल एक ही बात है। हम उसे सिकंदर बोलते थे, हमसे बोला नहीं जाता होगा ना अलेक्जेंडर, तो हम सिकंदर कह देते होंगे उसे, ठीक है जी? यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? ये इसने शहर बनवाए। ये अलेक्जेंड्रिया वाला तो बहुत ही सिंपल हो गया, नाम से पहचान लेंगे, बट ये आपको पहचानना होगा, ये बुकफाल जो बुकफला है, ये किसने बनवाया? तो अलेक्जेंडर ने बनवाया, ठीक है जी? यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। अब देखिए अलेक्जेंडर का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, हम फिर आगे चलते हैं और हम बात यहाँ पे करेंगे मौर्यंस की।
मौर्यन एम्पायर। चलो, आपको याद है वेदों में हमने 4 वेद पढ़े थे, उसमें एक इलाका था जब हमने 4 वर्ण पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वो बातें देखिए भले ही पुरानी हो चुकी है, लेकिन चलती तो आएँगी, यानी यहाँ पर भी वैसा कुछ ना कुछ होगा। और जैसे कि वहाँ पे 4 अलग-अलग वर्ण थे, ऐसे ही मौर्यन एम्पायर में कॉन्सेप्ट चला करता था, धर्म, सूत्र। धर्म, सूत्र, ये कॉन्सेप्ट चला करता था। ये कहता था कि यहाँ पर 4 क्लासेस होंगी अलग-अलग। इनमें एक तो होंगे ब्राह्मण्स, एक होंगे क्षत्रिय, एक होंगे वैश्य और एक होंगे शूद्र। ठीक है? क्या बिल्कुल सेम बात है? जी सर, बिल्कुल सेम बात है। तो क्यों पढ़ाया गया? जिससे कि आप इस नाम को ध्यान रख सकें। धर्म सूत्र जो है वो मौर्यन एम्पायर के कल्चर से एसोसिएटेड है। यहाँ पर भी सेम था कि इनका बहुत ही बुरा हाल कर रखा था। बहुत ही उदास रहा करते थे ये लोग। ये जो है ठीक-ठाक रहा करते थे बिकॉज़ ये पैसा देते थे और ये जो है दोनों काफ़ी खुश रहा करते थे। ठीक है जी? सही गलत ना चुनें, सिंपली चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? ये जो है इन्हें बहुत बुरे तरीके रखा जाता था शूद्र को। आगे चलते हैं। ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपने नोट करना है तो आपने कर लिया होगा। चलो जी, शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर की बात थोड़ी-सी कर लेते हैं। मौर्य एम्पायर सबसे पहले 323 बीसी में शुरू हुआ है, ध्यान रखेंगे और लमसम 185 बीसी तक गया है। ये लमसम है, सब डेट्स थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो फाउंडर हैं, आप जानते हैं अभी कौटिल्य वाली बात करी थी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले। इसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके फाउंडर हैं, क्योंकि ग्रीस वाले लोग तब तक आ चुके थे, तो इन्हीं को ग्रीक भाषा में सेंट्रोकोट्स कहा जाता है। सेंट्रोकोट्स के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। ये भी आपसे पेपर पूछ सकता है कि सेंट्रोकोट्स कौन है? तो सेंट्रोकोट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही आप कहेंगे ग्रीक नेम। क्यों? उनका मन वही वाली बात है, कह दिया बस। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? उन्होंने कह दिया, हम चुप रह गए। क्या पता हम भी कोई बढ़िया नाम रख जाते हैं ऐसे। चलो, फाउंडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ये लोग इन्हें सेंट्रोकोट्स कहा करते थे। चलो आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी कि ये सिंपली वहां चले जाते थे ना, तो लोग ऐसे ही कहते थे कोई बात नहीं, आपकी आपसे हम जो है हार गए, हमें बस मारो मत। ऐसा माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये भी थोड़ा एग्जैजरेशन है, बढ़ा-चढ़ा के कहने वाली बात है, ऐसा नहीं होता होगा ऑब्वियसली। तो मतलब इतना ही कोई डरता होगा तो फिर इन्हें बुलाते ही क्यों होंगे वहाँ तक, है ना? लेकिन कहने वाली बातें हैं तो हम भी कह देते हैं और क्या है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है माना जाता है इनकी बहुत ही बड़ी आर्मी हुआ करती थी और उस आर्मी को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसी वजह से इनका इतना ज़्यादा नाम भी है इतिहास के पन्नों में। ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इनके ज़माने में एक इंसान रहा करते थे जिनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य जो है इन्हीं के दूसरे नाम है, ऑल्सो नोन एज चाणक्य और ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त अलग है, वो एक रूलर वाले विष्णुगुप्त अलग है, तो 2 विष्णुगुप्त हैं इतिहास में, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी? अब इन्होंने लिखा था, रोट अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है जी? कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, ध्यान रखें। ठीक है जी? और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है पीएम थे ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है? अब थोड़ा-सा डेटा को बढ़ाते हैं, हल्का-सा लेवल बढ़ा देते हैं जी। ये जो बुक है इनकी अर्थशास्त्र, इसके 15 पार्ट्स हैं। ये आज तक नहीं पूछा गया, तो इसलिए पढ़ा देता हूँ, क्या पता कहाँ तक बात पहुँच जाए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस किताब के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर एरो को जो है मैं थोड़ा-सा अर्थशास्त्र से निकाल देता हूँ। और इस ये जो किताब है इसके अंदर बेसिकली डील्स विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट क्राफ्ट, यानी कैसे राज्य चलता है इसका जिक्र करा गया है इसके अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जिक्र करा गया है इसके अंदर कि कैसे जो है राज्य चलता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो है, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत पे अपनी पकड़ बना ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने पूरे भारत पे अपनी चारों दिशाओं में अपनी पकड़ बना ली थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है पहले चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया। यानी जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी पकड़ बना ली थी। पहले आप स्लाइड नोट करें फटाफट। नोट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो बल्ले बल्ले है, फिर क्या दिक्कत की बात है। कुछ लोग स्लाइड कर रहे हैं तो इसलिए बस मैंने जो है आपको पेज दिखाया। ठीक है?
नहीं भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस में स्लाइड्स लगा रखी है मैंने, मतलब इस बात का मैं खास ख्याल रख रहा हूँ कि बिल्कुल सीक्वेंस में आपकी स्लाइड्स जो है आपको मिलेंगी जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। चलो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पहले चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। स्टेट क्राफ्ट का मतलब किस तरीके से स्टेट चलेगा, यानी राजपाट जो है वो किस तरीके काम करता है, उसका जिक्र जो है करा गया है इस किताब के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय के इंसान आता है, याद होगा आपको, 305 में आता है ये इंसान। इसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ये आता है भारत। ठीक है जी, ये भारत आता है और ये आप जानते हैं अलेक्जेंडर का कमांडर हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत आता है और भारत पे आके आक्रमण करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर इसका सामना होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। समझ पा रहे हैं बात को? अब माना जाता है कि जैसे ही ये इस तरफ आया और इस तरफ इसने चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी देखी, यानी जैसे ही लड़ने गया तो लड़ा ही नहीं, यानी बिना लड़े ट्रेडी साइन हो गई आपस में। वो ट्रीटी जो साइन हुई है वो किसके बीच में हुई है? सेल्यूकस निगेटर के बीच में एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। ठीक है, एक ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि सबसे पहले तो जो सेल्यूकस निकेटर है आने से पहले जितने प्रांतों को जीतता हुआ आया है, क्योंकि इनसे मिलने तक भी तो उसे काफी सारे इलाकों पे कब्जा करना होगा, वो जितने प्रांत है वो सब के सब चंद्रगुप्त मौर्य को दे देगा। ऑल एरियाज विल बी गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य। समझ गए? जिन एरियाज पे कब्जा करा है, कैप्चर्ड बाय सेल्यूकस निकेटर विल बी गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे, अब ये दहेज में कहें कैसे कहें, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी जिसका नाम हेलेना था मैरिड चंद्रगुप्त मौर्य। ये डेटा देखो, इन्हें कितने अच्छे से याद है, इतनी देर से पढ़े हैं जिंदा लाश की तरह क्लास में। अब जो है इन्होंने फाइनली कीबोर्ड को कष्ट देने की कोशिश करी कि दिस इज वर्थ टाइपिंग। ठीक है, हाँ, हेलेना जो है उनकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा एक और चीज होती है इसी ट्रीटी में, वो ये है कि यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर जिसका नाम है मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस, ये भारत रुकेगा, भारत में रुकेगा। ठीक है जी, और यहाँ रुक कर एक किताब लिखेगा। क्यों किताब लिखते थे? घूमने आए, घूमो यार, पार्टी करो, ब्लॉग बनाओ। किताब लिखेगा जिसका नाम है इंडिका। पहले इन्होंने किताब लिख दी, अब हमें पढ़नी पड़ रही। इंडिका नाम की किताब लिखते हैं। ठीक है जी, इंडिका के आता है इसमें, इंडिका सी वाला तो अपना गाड़ी का नाम है, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, अभी मैं आपको बता दूं सेल्यूकस निकेटर को क्या मिला। जब सेल्यूकस निकेटर वापसी जा रहा था तो इससे दोस्ताना संबंध खराब ना हो, इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए थे। ये मिला इन्हें। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। थोड़ी राइटिंग सही कर दूं मैं, चलो अभी सही करता हूँ, अगले पेज पे और साफ साफ लिखता हूँ। चलिए आगे। बहुत बढ़िया हाथी। 500 हाथी कैसे ले गए? पेटीएम करा था। अरे भैया, हाथी कैसे जाते हैं? हाथी पे बैठ के ले गए होंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर। हाथी भी कहेंगे क्या है यार ये सब, बिना वादी। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस निकेटर। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पाए हैं? ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर मेगास्थेनिस भारत रुकेगा और एक किताब लिखेगा जिसका नाम है इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है। अब बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, इंडिका वाला, याद रखेंगे आप। चलिए आगे दोस्तों। इसके बाद आप जानते हैं कि 300 बीसी में हुई थी फर्स्ट जैन काउंसिल। हेलेना और सीजीएम के बीच कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती होंगी, अपने को क्या है। देखो, हिज लाइफ हिज रूल्स, ये उसका प्रॉब्लम है ना, देखो ये उसे सोचना चाहिए था। फर्स्ट जैन काउंसिल सही रहता होगा, अभी कोसती होगी तो इसे समझ नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, हाँ कुछ भी बोलो तुम, अच्छा लगता है सुनने में। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है ये कराते हैं कौन? बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पहली जैन काउंसिल कंडक्ट कराई जाती है, आपको शायद याद ही होगा। और उसके बाद जो है ये चले जाते हैं वेंट श्रवण बेगोला। अब समझ गए जी, कनेक्शन पूरा बन गया ना। मैंने इसीलिए पहले वो पढ़ा है, उसके बाद में पढ़ा है, जिससे कनेक्शन आपका बनता जाए। और नेक्स्ट रूलर बन जाएंगे बिंदुसार। बिंदुसार जो है 298 बीसी के आसपास से जो है, अब देखिए 300 बीसी 298 बीसी कुछ भी चलेगा, कायदे से 300 बीसी भी हो सकता है, बट इट डज नॉट मैटर मच, इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 272 बीसी तक ये राज जो है करेंगे। ठीक है जी, आगे चले, फटाफट नोट करें दोस्तों।
चलो, बिंदुसार की नानी का घर, नहीं नहीं यार, बिंदुसार की नानी थोड़ी हुई, आंटी हो गई ना एक तरीके से। जैसा भी हो, देखो यार इनका पर्सनल मैटर है, हम पारिवारिक संबंधों में नहीं जाएंगे अब इनके। चलो आगे चलते हैं। इतना बस है अभी कहाँ, तो बहुत पढ़ना बेटा। बिंदुसार की बात करते हैं अब, तो देखो मजा आ रहा है पढ़ने में, अब तो ऐसा नहीं है, भारी टॉपिक तो नहीं लग रहा, अब तो थोड़ी चटपटी बातें भी हम लोग कर ही रहे हैं। बिंदुसार 298 बीसी से 272 बीसी। सबसे पहले ऑब्वियस बात है कि सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ये पेपर पूछता है कि इनमें से कौन है बेटा, आप ध्यान रखें, ठीक है जी। अब इन्होंने ग्रीक्स, एक तो ग्रीक भी यार पता नहीं क्यों नाम रखा है सबका, ग्रीक नाम इनका एक हुआ करता था। मित्रों, अमित्रोचेट्स। अभी अमित्रोचेट्स पता कहाँ से आया, इन्होंने संस्कृत नाम सुन लिया था इनका। संस्कृत में कहा जाता था अमित्रघात। भाई तुमसे नहीं बोला जा रहा, मत बोलो, हमारा सिलेबस क्यों बढ़ा रहे हो। अमित्र घात सुन के इन्होंने उसे अमित्र चेत्स कर दिया, और लाहौर विलाकुत कुछ भी करते हैं लोग। अब इसका मतलब ये होता है कि अमित्र घात का मतलब बेसिकली जो दुश्मन की हत्या करने वाला इंसान होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। क्या बात को आप समझ पाए। एक और नाम है जी इनका, ग्रीक नेम भी है ये, इनके अदर नेम्स है, अदर नेम्स। सबसे पहले अमित्र घात ये पता होना चाहिए, अमित्र चेत्स पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनका नाम सिंह सेन, सिंह सेन, ठीक है जी। ये जैन किताबों के अंदर लिखा गया, जैन किताबों में इनका जिक्र अगर कहीं करा गया तो उसमें इस नाम से इनका जिक्र करा गया, ठीक है जी। टाइटल नहीं है, नाम है, देखिए नाम से पुकारा जाता है, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा जो है भद्रसार, ये भी इन्हीं का नाम है, भद्रसार। पिछली बार मैंने आपको 2 नाम पढ़ाए होंगे, अमित्रघात सिंह सेन, इस बार मैंने आपको 4 नाम पढ़ाए। इतने नाम क्यों, तुम लोग नाम रखो तो चलेगा बिना बात ही, ये लोग रखे तो नहीं चलेगा। चलें आगे, तब तो नहीं सोचते इतने सारे नाम क्यों। चलें आगे। इसका मतलब है नित्या जो दुश्मन की हत्या करता है। अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो स्लेयर ऑफ फोर्स, SLAYEROFFOES, स्लेयर ऑफ फोर्स, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। इन्होंने अपना किंगडम जो है मैसूर तक जो है अपने कब्जे में ले लिया था। देखिए ऐसे बहुत रैंडम सवाल सतोशी पूछता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ पूछा जा सकता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सनैलिटी है, एक किंग ऑफ सीरिया हुआ करता था, ये ध्यान रखना। ये अगर आपको भी कोई बढ़िया एग्जाम देंगे या मुश्किल शिफ्ट आप देंगे तब आपसे पूछा जाएगा, जिसका नाम था एंटियोचस प्रथम। ये किंग ऑफ सीरिया था। इसने क्या करा, सेंट, अरे भैया फोकस कर लो, बस हो गया, आ जाओ इधर, आ जाओ, समेट लो खुद को। सेंट हिज अम्बेसडर, बह जाते हैं बिल्कुल, हम कैसे पीछे रहेगा, हम मारते हैं सबसे घटिया चुटकुला क्लास का। अम्बेसडर, क्या है नाम इन लोगों के यार। एंटोनियो चस जो है, इन्होंने भेजा दीमाचुस को, क्या नाम रखते हैं इनको, बताओ, नाम रखने की कला नहीं है इन लोगों में। भेजा टू हिज कोर्ट, टू हिज कोर्ट, ठीक है। ये पेपर पूछता है यहाँ पर किसके कोर्ट में आया था, तो बिंदुसार के कोर्ट में आया था, ध्यान रखें, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिंदुसार जो है आप जानते हैं, बिंदुसार मानते थे आजीविका कम्युनिटी को, है ना, याद है आपको, आजीविका कम्युनिटी। ये पेपर का सवाल है, तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। चले जी आगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। इनके पापा जैन धर्म मानते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए बिंदुसार, अब देखिए यहाँ पर एक कहानी है जो कि मैं सही नहीं मानता, बट ऐसी कहानी है तो मैं आपको बता देता हूँ। माना जाता है बिंदुसार के जो है 101 बेटे हुआ करते थे, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, माना जाता है, लेकिन उनमें से एक बेटा था इनका अशोका नाम का। तो अशोका जो है वो अपने बाकी सभी भाइयों की हत्या कर देता है और खुद उस गद्दी पर आके बैठ जाता है, यानी नेक्स्ट रूलर जो है वो बनते हैं अशोका, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं?
अगले रूलर बनते हैं अशोका, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, बिंदुसार से अगले शासक बनते हैं अशोका, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और माना जाता है सबसे बड़ा बेटा जो बिंदुसार का था, एल्डेस्ट सन, उसका नाम सुसिम था, सुसिम। ठीक है जी। सुसिम था, इनने सुसिम के साथ बाकी सभी भाइयों की हत्या अपनी कर दी और अशोका जो है अगला रूलर बन गया। क्या बात को आप समझ पाए? एक भाई की हत्या नहीं करी थी, तिस नाम का वो इंसान था, उसकी हत्या नहीं करी थी, बट बाकी सभी भाइयों की हत्या कर दी थी। अपने लिए इतना काम का नहीं है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि बिंदुसार का बेटा है अशोका। ठीक है जी। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। यानी अशोका जो है, ये है सन ऑफ बिंदुसार। अशोका सन ऑफ बिंदुसार है। अशोका ने अपने भाइयों को मारा। ठीक है जी। जिस भाई को नहीं मारा, तिस को नहीं मारा, बस तिस को नहीं मारा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर आगे चलते हैं। क्यों नहीं मारा इन्हें, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये जाने क्यों नहीं मारा, दिल का कुछ लगाव होगा। आगे चलते हैं। अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसार, समझने की कोशिश करते हैं। और बिंदुसार घोषित कर देता है जब बिंदुसार जिंदा होता है कि मेरा जो बेटा है सुसिम, वो बनेगा अगला शासक। समझ पा रहे हैं बात को? यानी बिंदुसार जो है वो अपने बेटे सुसिम को, क्योंकि सुसिम सबसे बड़ा बेटा था, उसे डिक्लेयर कर देता है कि ये बनेगा अगला शासक। बट अभी बिंदुसार जिंदा है और दोनों बेटे भी जिंदा है, सभी बेटे जिंदा है। तो ऐसे में एक रिवोल्ट हो जाता है तक्षशिला में, और तक्षशिल में जो है सुसिम राज कर रहा था उस समय, और सुसिम जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। सुसिम कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके बाद अशोका को वहां भेजा जाता है और अशोका जो है उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। क्या बात को समझ पाए? तो ये पहला वो पॉइंट है जब माना जाता है अशोका ने अपनी स्ट्रेंथ का कमाल दिखाया था, भी मेरे पास भी दिमाग है। ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पाए। आगे चलते हैं। अपने लिए काम की बात इतनी सी है कि अशोका जो है 269 बीसी में बैठेगा और 232 बीसी तक बैठेगा। समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ से अब हम अशोका के बारे में पढ़ाई करेंगे। टाइम क्या हो गया जी, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, तो मैं इसे एक फ्लो में ही पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डाउट्स की जो है संख्या देख लेता हूँ कितनी। डाउट्स तो आज कुछ खास नहीं है, 11:47 हो चुके हैं। एक काम करें, यहीं पर रोकें सेशन को। ठीक है, क्योंकि देखिए बात ये नहीं है कि अपने को उड़ाना नहीं है सिलेबस, अपने को बढ़िया से पढ़ना है। यहीं पर रोकते हैं। अशोका के आगे का जो पोर्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम कल कवर करेंगे। आपकी रोज सुबह 10 से 12 क्लास जो इस समय हो रही है वो हिस्ट्री की है, 1 से 3 हमारी ज्योग्राफी है और 4 से 6 आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी से, क्लास ऐड करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऑलरेडी स्लॉट्स बिल्कुल मैंने रखे हुए अपने पास। अगले पूरे हफ्ते में आप देखो तो सुबह कोई क्लास नहीं, वो स्लॉट्स मैंने इसी हिस्ट्री के लिए ही रखे हुए। ठीक है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, अच्छे से अपनी तैयारी करें आप। हिस्ट्री जहां तक है मैं अगले हफ्ते में पैक कर दूंगा। बायो आपकी इस हफ्ते में पैक हो जाएगी और हिस्ट्री आपकी अगले हफ्ते में पैक हो जाएगी। ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, अच्छे से अपनी तैयारी करें। मुलाकात होगी आप सभी से अब 1 बजे। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।